हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अश्विन। प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट ए देखा, इंटरनल टेस्ट वन का सॉल्यूशन, और हमने डिस्कस किया था। तो ठीक है, आज हम इंटरनल टेस्ट वन का सॉल्यूशन का पार्ट बी कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी आपके स्क्रीन पे मैंने खोल दिया है। 5, 6, 7, 8 4 क्वेश्चन है। ठीक है। पार्ट ए, जो हमारा पार्ट ए था, हमने बेसिक देखा था, लेकिन आज हम फोकस करेंगे सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इन फीडबैक। ठीक है। ये हमारा पार्ट बी है। इसको हम एनालाइज करेंगे। हम ये समझेंगे कि डेटा पॉइंट्स के बीच में का डिस्टेंस, डेटा पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे मेज़र करते हैं, और अलग अलग एट्रीब्यूट टाइप के कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने सॉल्यूशन वाइज स्लाइड बनाई है, तो हम उस स्लाइड से हम सॉल्यूशन और उसको समझेंगे। तो ठीक है, हम सॉल्यूशन है हमारे पार्ट बी का। ठीक है। हम्म सबसे पहले लेट्स लेट्स सॉरी लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, डेटा माइनिंग में हर डेटा न्यूमेरिक नहीं होता, कभी वो कैटेगरीज होती है, कभी टेक्स्ट होता है। इसलिए हम हर जगह सेम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। हर जगह सेम फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि नॉमिनल, बाइनरी और न्यूमरिक और टेक्स्ट एट्रीब्यूट, समझ रहे हो आप, कि लिट्स डिसिमिलरिटी कैसे कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है। हम आते हैं अगली उस पर, ये अपनी अगली स्लाइड। हम्म हाँ, तो जैसे कि आप समझ रहे हो, सबसे पहली बात करते हैं सबसे पहली बात करते हैं नॉमिनल और एसिमेट्रिक एट्रीब्यूट की, जो कि आपकी स्क्रीन, अरे मैं माउस बार पर, ठीक है। ये आप दिख रहा होगा, नॉमिनल एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट। हम्म तो आप जैसे कि देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। पहले ये आपको ए नॉमिनल एट्रीब्यूट, फिर उसका दूसरा कहते दूसरा एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट दिख रहा होगा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ नॉमिनल एट्रीब्यूट। जैसे कलर, रेड रेड ब्लू ग्रीन, या सिटी नेम, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, या हम सिंपली मैचिंग या हैम्पिंग डिस्टेंस यूज़ करते हैं। सिंपल लॉजिक, अगर अगर कोई वैल्यू सेम है, मैच तो डिस्टेंस ज़ीरो, अगर अलग है तो मिस मैच तो डिस्टेंस वन। अगर वैल्यू ज़्यादा अगर वैल्यू ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है अगर वैल्यू ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम कस्टम वेट भी आसान कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको समझा दिया नॉमिनल एट्रीब्यूट। तो अब मैं आपको समझाता हूँ एसिमेट्रिक बाइनरी एट्रीब्यूट। ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ना। बाइनरी मतलब ज़ीरो या वन। इमेजिन कि हम मेडिकल टेस्ट कर रहे हैं, डिसीज पॉजिटिव वन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव बनस्पत पे नेगेटिव ज़ीरो होने हैं के, है ना। पॉजिटिव वन और नेगेटिव भी ज़ीरो। इसलिए हम जो अपना ये वाला है ना, जैकर जैकर डिस्टेंस जैक डिस्टेंस जैक कार्ड डिस्टेंस यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, जो आपका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर फॉर्मूला में ध्यान दीजिए, डिनोमिनेटर में जो हम M00 म्यूचुअल 00 का काउंट नहीं करते। मतलब अगर दोनों प्रॉपर्टीज एब्सेंट है, तो हम यूज़ करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं, है ना। ठीक है। अब आते हैं नंबर हम आते हैं नंबर और टेक्स्ट पर। नंबर 4 बोल रहा था, नंबर और टेक्स्ट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ये ठीक है। ये अपना हम्म ये अपना न्यूमेरिक एट्रीब्यूट, नंबर एंड टर्म, जो कि आपको दिख रहा होगा, नंबर एंड टर्म फ्रीक्वेंसी एट्रीब्यूट, जो आपकी स्क्रीन पर है। ये मैं अभी माउस को थोड़ा आगे कर रहा हूँ, देख लीजिए। तो हम आते हैं न्यूमेरिक एट्रीब्यूट पे। ये सबसे कॉमन है। जैसे मार्क्स, हाइट, सैलरी, या हम स्टैंडर्ड यूक्लिडियन या मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ करते हैं। तो लेकिन एक प्रो टिप, अगर एक वैल्यू एज है 0 से 100, दूसरी सैलरी 10,000 प्लस, तो सैलरी डोमिनेट करेगी। इसलिए
जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि स्केल मैच हो सके। तो समझोगे आप, यही न्यूमेरिक एट्रीब्यूट। तो हम दूसरा जो अपना ये है, ये अपना टी एफ फैक्टर्स मतलब ये अपना डेटा, टेक्स्ट डेटा। जब जब हम जब हम डॉक्यूमेंट या रिव्यू कंपेयर करते हैं तो हम वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी देखते हैं, या लेंथ मैटर नहीं करती। टॉपिक या ओरिएंटेशन इसलिए हम कोसाइन डिस्टेंस यूज़ करते हैं। ये हमें बताता है कि दो डॉक्यूमेंट दो डॉक्यूमेंट के वेक्टर्स है कितने सिमिलर एंगल पर पॉइंट कर रहे हैं, चाहे इनकी लेंथ अलग क्यों ना हो, है ना। आप समझ सकते हो ये, मतलब मैं चाहूँ तो ये रीड कर सकता हूँ। ये हो गया, मैं आपको रीड कर सकता हूँ। मुझे वो रीड करने में जितना वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वो रीड तो आप खुद भी कर सकते हो, पर मैं आपको एक्सप्लेनेशन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं रियल वर्ल्ड में जो अपना अगली स्लाइड है जिसमें हम रियल वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। रियल वर्ल्ड में डेटा कभी क्लियर नहीं होता, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। तो ठीक है, ये स्लाइड 5 है हमारी, जो कि ये स्लाइड 5 है हमारी इम्प्लीमेंटेशन नोट्स, है ना। अगर आपके पास मिक्स्ड डेटा है, अगर आपके पास ये जो अपना अगर आपके पास मिक्स डेटा है, और सॉरी मिक्स एट्रीब्यूट पे मैं आपको कर रहा हूँ, नो, है ना। मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास मिक्स डेटा है तो मतलब एक ही डेटा सेट में नंबर भी है और कैटेगरी भी है। तो हम गो 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 फार डिस्टेंस यूज़ करते हैं। ये सभी टाइप का वेटेड एवरेज निकाल लेता है, आप समझ रहे होंगे। और अगर आपका डेटा बहुत बड़ा है तो बिग डेटा तो हर पॉइंट को कंपेयर करना मुश्किल है। वहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे एल एक्चुअली मैं आपको मिक्स एट्रीब्यूट ही समझा रहा था, ये है ना। तो फिर ये लार्ज डेटा सेट हैंडलिंग है। एल एस एच लोकल, हाँ मैं आपको क्या बताता है, एल एस एच जो कि है अपना लोकेलिटी सेंसिटिव हैशिंग, ठीक है, जो कैलकुलेशन को फास्ट बना देता है, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब आपको दिख ही रहा होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहले आपको मैंने मिक्स एट्रीब्यूट समझाया, फिर आपको मैंने लार्ज डेटा सेट हैंडलिंग बताई, जिसको हम लोकल सेंसिटिव हैशिंग भी कहते हैं। अरे सॉरी, मैं आपको गलत बोल रहा हूँ। लार्ज डेटा सेट हैंडलिंग में जिसमें हम यूज़ लोकल सेंसिटिव हैशिंग करते हैं, है ना। मैं आपको गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो कि है अपना मैंने क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर दिया है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का हम सोल्यूशन देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको समझाऊंगा, डिस्कस करेंगे हम। अब चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर। क्वेश्चन नंबर 6, जो हमें दो प्रोफाइल दी गई है, जो अपनी यू और वी है एट्रीब्यूट, है ना, जिसमें मॉनिटरिंग, रिव्यू और असाइनमेंट और इंफ्रा इसमें लिखा नहीं है, इंफ्रा यूजेज, ठीक है। वैल्यू देखिए, यू की वैल्यू ये है 22,1,42 एंड 10, और वी की वैल्यू 20,0,36,8, ठीक है। सबसे पहले हम इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालते हैं है हर एट्रीब्यूट के लिए, जो कि हमारा जो इसका ये आ रहा है डिफरेंस वेक्टर जो अपना ये है 2,1,6,2। सो डिफरेंस वेक्टर है जो 2,1,6,2 मतलब 2,1,6,2, है ना। इस नंबर को यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं, रिजल्ट चेक करते हैं। तो हम कैलकुलेशन जो भी हमारा हमने कैलकुलेट, ठीक है। तो ये इसमें सब चीज़ें आपको दिख रही होगी अभी स्क्रीन पर। तो मैं पहले हम बात करते हैं ये अपना
मैनहट्टन डिस्टेंस, सिंपली डिफरेंस को ऐड कर दो तो अपना जो आंसर है 11 आएगा। 2+1+6+2, तो अपना आंसर 11 है। अब बात करते हैं यूक्लिडियन की। यहाँ पे मैंने माउस रखा यूक्लिडियन की, है ना। यूक्लिडियन डिस्टेंस, स्क्वायर के सम और फिर स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आती है 4.58, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। अब आते हैं मिन कॉस की क्यूबिक पर, है ना, जो कि पी की वैल्यू 3 है। क्यूब रूट निकाल लेंगे जो आता है 6.08, है ना। फिर आता है सुप्रीमम, जिसको सुप्रीमम, है ना, एल इन्फिनिटी नॉर्म। इसका मतलब है चेबिशेव डिस्टेंस। हम बस मैक्सिमम डिफरेंस जो ये हमारा स्क्रीन पे दिख रहे हो आप, जो मैं अलग से दिखाता हूँ, हम देखते हैं हमारे डिफरेंस, जो कि अपना जो आप मैक्सिमम डिफरेंस देख सकते हो 2,1,6,2 है। में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? अब बताओ, इसमें सबसे बड़ा नंबर 6 है, ये है 6, तो ये सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो ये है इसका आंसर। तो ठीक है ना। हम अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। तो ठीक है, हम स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7, मीडियन अप्रोक्सीमेशन। हाँ। हम मीन एवरेज की जगह मीडियन क्यों यूज़ करना चाहते हैं, है ना। बिकॉज मैं आउटलायर से अफेक्ट होता है। अगर क्लास में एक स्टूडेंट है जो 0 मार्क्स है और बाकी सबके 90, तो एवरेज गिर जाएगा, लेकिन मीडियन रोबस्ट रहता है। चैलेंज ये है कि एग्जैक्ट मीडियन निकालने के लिए हमें पूरे डेटा को सॉर्ट करना पड़ता है। 0, 0, n log n, जो हैवी क्या था, कंप्यूटेशन है। अगर डेटा मिलियंस में हो, समझ रहे हो आप। ठीक है, या अभी देख लीजिए आपकी स्लाइड पे, ये सब चीज़ें दे रखी है। फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? हम एग्जैक्ट मीडियन नहीं, बल्कि अप्रोक्सीमेट मीडियन निकालने हैं यूजिंग ह्यूरिस्टिक्स। समझ रहे हो आप। तो हम आप आगे बढ़ते हैं, जो कि स्केलेबल ह्यूरिस्टिक्स। तो सॉल्यूशन थोड़ा मेरे वर्ड्स में थोड़ा बोलने में हो जा रहा है, पर ठीक है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ समझाने के लिए। तो सॉल्यूशन क्या है? हम एग्जैक्ट मीडियन है बल्कि अप्रोक्सीमेट मीडियम निकालने हैं यूजिंग ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, 2 मेन टेक्निक है जिसमें आप देख सकते हो स्क्रीन में, टी डाइजेस्ट या ग्रीन वर्ल्ड खाना एल्गोरिदम। ये डेटा को छोटे चंक्स में, समरीज में स्टोर करते हैं, जैसे हमें सॉर्टिंग नहीं करनी पड़ती, अब दूसरा हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मीडियम, या हम आगे डिस्ट्रीब्यूटेड मीडियम। अगर डेटा अलग अलग सर्फ पर है तो मीडियन अप्रोच यूज़ करते हैं। ठीक है, यही लिखा है इसमें। बेसिकली हम थोड़ी सी एक्यूरेसी ट्रेड करते हैं, बहुत सारी स्पीड गेन करते हैं, बहुत सारी स्पीड गेन करने के लिए। ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 जो अपना आया, जो आप देख लीजिए स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन आपका, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से रीड कर लो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फाइनल क्वेश्चन नंबर 8। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो केस स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ये क्वेरी वेक्टर है x इजिकल टू 1.4, और 5 स्टूडेंट है S1 to S5 का डेटा ही बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिवनेस एंड इंफ्रा सपोर्ट है। हमें पता है, हमें
नहीं, हमें पता लगाना है, हमें पता लगाना है कि कौन से स्टूडेंट इस क्वेरी के एक्स के सबसे क्लोज हैं। समझ रहे हो आप? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं हमारा सोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। सॉरी, मैंने आपको, हाँ, मैंने वो स्लाइड आपको दिखाई नहीं। ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 है ये। इसमें एक ये केस है, इसमें स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक क्यूरी वेक्टर है एक्स, जो कि है 1.4 कॉमा 1.6, है ना। मैंने एक और 5 स्टूडेंट है ना। 5 स्टूडेंट है, S1 to S5 का डेटा है बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंफ्रास्पोर्ट। हमें पता लगाना है कि कौन सा स्टूडेंट इस क्वेरी को एक्स का सबसे सबसे क्लोज है। हमें पता लगाना है, समझे ना, कौन सा स्टूडेंट एक्स का सबसे क्लोज है। तो ठीक है, ये टेबल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, बट ये स्लाइड मैंने आपको नहीं बताई स्क्रीन पर, मैं भूल गया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो इसका पहला जो ए पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो अपना 8 है, उसका जो अपना ए पार्ट है, रैंकिंग बाय डिस्टेंस। हम रो डेटा पर यूक्लिडियन डिस्टेंस लगाते हैं, जो कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो मैं टेबल में देखिए स्टूडेंट S1, जो स्टूडेंट S1 है, S1 का डिस्टेंस सबसे कम है 0.141, सॉरी 0.1414। उसके बाद S4 है ना, उसके बाद S4 S3 और S5 क्यूरी से काफ़ी दूर है, देख सकते हो आप स्क्रीन पर। तो अगर हम स्पेशल प्रॉक्सिमिटी दूरी की बात करें तो S1 इज़ द क्लियर विनर, S1 इज़ द क्लियर विनर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के पार्ट बी पे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइज्ड प्रेफरेंस प्रोफाइल एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। मैं आपको हर चीज़ अच्छे से समझा दूँ, लेकिन पार्ट बी में हमें डेटा नॉर्मलाइज करने को कहा गया। डेटा नॉर्मलाइज करने को कहा गया, इसका मतलब है हम वैल्यू का मैग्नीट्यूड साइज इग्नोर करके सिर्फ डायरेक्शन रेशियो कंपेयर कर रहे हैं। ये तो आप सोचो। आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देखिए समझिए। जैसे ही हमने यूनिट वेक्टर बनाया, तो रिजल्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। S1 अभी भी क्लोजेस्ट है, ज़ीरो पॉइंट S1 अभी भी क्लोजेस्ट है, जो कि देख सकते हो 0.0041। लेकिन S3 जो पहले थोड़ा दूर था, अब सेकंड क्लोजेस्ट बन गया है। S3 जो अपना है, S3 देख सकते हो आप। S3 आप देख सकते हो, ये वेरी क्लोज है। ये यहाँ मैं माउस को 0.0078 है ना। तो इंटरप्रिटेशन, जो अपना जो इंटरप्रिटेशन है, अब आगे हम पता करेंगे इंटरप्रिटेशन क्या है ना। आगे बढ़ते, इंटरप्रिटेशन क्या है आगे वाली स्लाइड में। हाँ, इंटरप्रिटेशन क्या है, ठीक है। S1 और S3 का प्रेजेंस पैटर्न सेम है ना, देख सकते हो आप। इसमें जो लिखा है वही बता रहा हूँ मैं आपको। S1 और S3 का प्रेफरेंस पैटर्न सेम है। शायद वो दोनों फैकल्टी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इंफ्रा को सेम रेशियो में इंपॉर्टेंट देते हैं। नॉर्मलाइजेशन हमें हेल्प करता है यूज़र बिहेवियर या प्रेफरेंस शेप समझने में, चाहे वो यूज़र कम रेटिंग दे या ज़्यादा, ये भी सोच सकते हैं। सो विदाउट स्केल S1 और S3 आर द बेस्ट मैचेस डायरेक्शन वाइज। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सो आप देख सकते हो अब हमारा वीडियो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, हम आते हैं अब। सो दैट ब्रिंग अस टू द एंड ऑफ पार्ट बी। आज हमने सीखा कि डेटा टाइप के हिसाब से सही डिस्टेंस मैट्रिक चूज कितना ज़रूरी है, और नॉर्मलाइजेशन कैसे हमारा रिजल्ट
आपका पर्सपेक्टिव बदल सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मैंने एक्सप्लेन सही किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप मुझे कुछ भी कमेंट में कुछ भी आपको डाउट लगे तो पूछ लीजिए। तो थैंक यू। हम अब बढ़ते हैं पार्ट सी, जो कि अगली वीडियो में होगा। तो जब तक के लिए थैंक यू। पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।